अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की सनसनीखेज कोर्ट कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। फरीद खान सेठ करीम बख्श को अंकल कहा करता था। करीम बख्श वाकई पिछले 2 दिन से कराची से बाहर गया हुआ था। कामरान को समरीन के नाम पर यह समझने में ज़रा सी भी दुश्वारी महसूस न हुई कि ये वही लड़की है जिससे फरीद खान उसे मिलवाना चाहता था। एक तो फ़ायदे की बात और दूसरे लड़की से मुलाकात ने कामरान को अंदर से खुश कर दिया। एक फौरी ख्याल के तहत उसने कहा, ओके मैं आ रहा हूँ। गुड, फरीद खान ने कहते हुए टेलीफोनिक रब्ता ख़त्म कर दिया। ठीक 40 मिनट के बाद कामरान मज़कूरा होटल वाक़े इलाका कैंट के रेस्टोरेंट में फरीद खान और समरीन के रूबरू बैठा हुआ था। पहली ही नज़र में समरीन के सरापे और शख्सियत ने कामरान को दिलो जान से मुतासिर किया था। वो तीखे नुकूश वाली एक दिलकश और मॉडर्न लड़की थी। इसकी उम्र 25 और 30 साल के दरमियान थी। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी और ये लिबास उसके बदन पर जैसे फंसा हुआ था। वो बड़े दिलावेज अंदाज में अपने बालों को झटक रही थी और उसने अपने बालों को कांधों तक कटवा रखा था, जो इस वक्त खुले हुए थे और इसकी पुरकशिश शख्सियत की मकनातीसियत में बेपनाह इजाफा कर रहे थे। जब फरीद खान ने अपनी दोस्त का तारुफ कराया तो समरीन ने कामरान से बाकायदा शेक हैंड भी किया था। कामरान का किसी खातून से मुसाफा करने का ये पहला तजुर्बा था, जो उसे बहुत खुशगवार महसूस हुआ। समरीन के हाथ को छूते ही कामरान के जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। रस्मी अलेक सलेक के बाद फरीद खान ने कामरान से पूछा, बातें तो होती ही रहेंगी, ये बताओ ठंडा चलेगा या गर्म? फरीद खान का यही अंदाज था। कभी वो बेइंतहा बेतकल्लुफ़ी पर उतर आता और कभी बड़े एहतराम के साथ आप जनाब करने लगता, लेकिन कामरान ने हमेशा उसका एहतराम किया था और बाज़ का ससुराली रिश्तेदार होने के नाते उसकी इज्जत की थी, क्योंकि वो अपनी फितरत से मजबूर था। बदलिहाजी और बदतमीज़ी इसके ख़मीर में शामिल नहीं थी। फरीद साहब, मैं तो आपके डिस्पोजल पर हूँ। वो समरीन की तरफ देखते हुए फरीद से मुखातिब हुआ, आपका जो जी चाहे मंगवा लें। वो जब से इस रेस्टोरेंट में आया था गाहे बगाहे दिलचस्पी भरे अंदाज में समरीन का जायज़ा लेता जा रहा था। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि समरीन इसे बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, फरीद ने कहा। आप दोनों अपनी पसंद का फ्लेवर बता दें। कामरान ने सवालिया नज़र से समरीन की तरफ देखा। वो बड़े दिलावेज अंदाज में ज़ेरे लब मुस्कुराई और कामरान की मुश्किल हल करते हुए बोली, मौसम की मुनासबत से मैं तो काफ़ी पीऊँगी, और आप? समरीन ने कामरान की जानिब देखते हुए दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो किसी मामूल के मानिंद मैकेनिकी अंदाज में बोला, मैं भी कॉफ़ी। ओके, फरीद खान ने सरसरी लहजे में कहा, फिर वेटर से 2 कॉफ़ी और 1 आइसक्रीम लाने के लिए कह दिया। भाई, मैं तो डायमंड कट्स डायमंड का कायल हूँ, फरीद ने दोनों की जानिब देखते हुए कहा। मतलब ये कि लोहा लोहे को काटता है। इस सर्द मौसम की काट आइसक्रीम ही से हो सकती है। फिर इनके बीच खुशगवार माहौल में हल्की फुल्की गुफ्तगू होने लगी। चंद लम्हात के बाद कामरान ने रेस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते हुए कहा, फरीद साहब, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? फरीद ने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय मजाक के रंग में कहा, आप जो बार बार घड़ी को देख रहे हो, इससे आपकी बेचैनी जाहिर होती है, क्योंकि अभी तक मैंने वो बात नहीं की जिसके लिए आपको यहाँ बुलाया गया है ना? बिल्कुल यही बात है, कामरान ने इस बात में गर्दन हिलाई। आपने मेरे किसी फ़ायदे का जिक्र किया था शायद। शायद नहीं, यकीनन, फरीद खान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। फरीद, तुम कामरान साहब को भूल भुलैयों में क्यों डाल रहे हो? समरीन ने कामरान की हिमायत में फरीद को घूरा। सीधे और साफ अल्फाज में इन्हें बताओ कि इनका फ़ायदा किस तरह हो सकता है। कामरान के फ़ायदे का ताल्लुक चूँकि तुम्हारी ज़ात से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हीं से शुरू करता हूँ, फरीद ने समरीन की जानिब देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। फिर कामरान की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, समरीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसके तजुर्बे से मैंने भी बहुत सा माली फ़ायदा उठाया है और मैं चाहता हूँ कि इस गंगा में तुम भी हाथ धो लो। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बताने लगा, दरअसल समरीन स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक़ रखती है और शेयर्स की खरीदो फरोख्त का इसे बहुत तजुर्बा है। शेयर्स के अलावा भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के 20 रास्ते होते हैं, जो समरीन को सब पता हैं।
इस दुनिया में पल पल चीज़ों की कीमतों में कमी और इजाफा होता रहता है। समरीन की इन तमाम मामलात पर गहरी नज़र है। एक दो गैर मुल्की वाइज सर्विसेज से भी इसके रवाबित हैं। अगर तुम समरीन के साथ ताउन के लिए आमादा हो जाओ तो तुम्हारे बारे के न्यारे हो जाएंगे। कामरान एक तो समरीन के रोबे हुस्न में आ चुका था, दूसरे जब इसकी ज़ात के हवाले से माली फ़ायदे का जिक्र छिड़ा तो कामरान की आंखों में मखसूस किस्म की चमक नमूदार हुई और उसने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, मसलन किस किस्म का फ़ायदा और ताउन? माली ताउन। इस मरतबा समरीन ने बराह रास्त कामरान की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे स्टॉक मार्केट का वसी तजुर्बा है और मैं ये काम काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। फरीद खान गाहे बगाहे मेरे इस बिज़नेस में रकम लगाते रहते हैं और मैं चंद दिनों में इनकी रकम प्रॉफिट के साथ इन्हें वापस कर देती हूँ। इन्होंने पिछले दिनों आपका जिक्र किया था। उसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके कामरान की आंखों में झांका, फिर बड़ी लगावट से बोली, मैंने फरीद से कहा कि अगर इनका दोस्त काबिल भरोसा है तो मुझसे एक मीटिंग करा दें ताकि मैं भी मुतमईन हो जाऊं। आज इसी सिलसिले में आपको यहाँ बुलाया गया है और मैंने आपको ओके कर दिया है। आखिरी जुमला समरीन ने इस अंदाज से अदा किया था जैसे कोई हसीन आए आलम उसके प्रपोजल के जवाब में ओके कह रही हो। इसके रकूपे में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो समरीन की तरफ देखते हुए जज्बात से मगलूब आवाज़ में बोला, समरीन जी आपका शुक्रिया। बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं आपके बिजनेस में रकम किस तरह इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं तो एक तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ। महीने के बाद मेरी तनख्वाह ख़त्म हो जाती है और मेरे पास बाकी कुछ भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस कसम पुरसी की कैफियत से बाहर आ जाओ। फरीद ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूँ तो दिल से तुम्हें दोस्त समझता भी हूँ, इसीलिए तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए रकम नहीं है मेरे पास। फरीद की बात मुकम्मल होने से पहले ही कामरान बोल उठा, है तुम्हारे पास रकम? फरीद ने जोर देते हुए कहा, और तुम ये न समझो कि कोई महीनों या सालों की मुद्दत के लिए इन्वेस्ट की जाएगी। ये दिनों का खेल है प्यारे, और मुनाफे का तनासुब फी दिन है, यानी कि लम्हाती तवक्कुफ करके। उसने कामरान की आंखों में देखा और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, अगर तुम एक दिन के लिए रकम लगाओगे तो मुनाफा 1% मिलेगा, 10 दिन के लिए लगाओगे तो 10%, और इसी तरह अगर 3 माह के लिए रकम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारी रकम तकरीबन दुगना हो जाएगी। क्या समझे? ये मुनाफे वाला हिसाब तो मेरी समझ में आ रहा है। कामरान ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन असल मसला वही है कि मेरे पास रकम नहीं है और आप बज़िद हैं कि मेरे पास रकम मौजूद है। मैं गलत नहीं कह रहा कामरान? वो मैं इस पर कोनिया टिकाकर गहरी संजीदगी से बोला, तुम्हारे पास ज़ाती न सही मगर सगमा ट्रेडर्स की रकम हर वक्त मौजूद होती है। ओह! कामरान ने गहरी सांस खारिज की, फिर मोहतात लहजे में बोला, मगर वो रकम करीम साहब की है, मैं इसे अपने इस्तेमाल में कैसे ला सकता हूँ? अरे यार, इन्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने चंद रोज़ तक एक ख़ास अमाउंट कंपनी के अकाउंट में जमा नहीं कराया और उसे ज़ाती इस्तेमाल में ले आए? फरीद ने समझाने वाले अंदाज में कहा, अंकल ने सब कुछ तुम पर छोड़ रखा है। कंपनी के हिसाब से अगर चंद हज़ार निकल जाएंगे या चंद हज़ार कुछ दिनों के लिए जमा ही नहीं कराए जाएंगे तो अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा। फरीद की बात कामरान की समझ में तो आ गई थी, लेकिन इसके अंदर का ईमानदार और शरीफ इंसान मुख्तलिफ नौइयत के सवालात उठा रहा था। फरीद साहब, करीम साहब मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं। इस एतमाद की वजह से तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। फरीद ने कहा, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो करीम साहब के साथ धोखा होगा। वो तशवीश भरे लहजे में बोला, बॉस, फरीद खान ने अजीब से लहजे में कहा, नोट दरख्तों पर नहीं उगते। दौलत कमाने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, कामरान नीम आमादा होते हुए बोला, मैं सोचकर जवाब दूंगा। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। फरीद ने सरसरी अंदाज में कहा, तुम अपनी मर्जी का फैसला करने के लिए आज़ाद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी करो जल्दी करो और सोच समझ कर करो। फिर वो समरीन की जानिब देखते हुए बोला, समरीन, मैंने तुम्हें कामरान से मिलवा दिया है और तुमने इसे ओके भी कर दिया है। अब तुम लोग अपने राब्ता नंबर शेयर कर लो। आइंदा तुम्हारे बीच डायरेक्ट डायलिंग हो तो सबके लिए आसानी रहेगी। फिर वो लोग रेस्टोरेंट से उठ गए। बिल समरीन ने अदा किया था। कामरान ने सोचने के लिए मुकर्ररा दिनों की मोहलत नहीं ली थी, बल्कि
बस फरीद को यकीन दिलाया था कि वो बहुत जल्द इन्हें अपने फैसले से आगाह कर देगा। अगर सिर्फ कामरान के जहन को अकेले में सोचना होता तो शायद किसी फैसले तक पहुंचने के लिए उसे हफ्तों लग जाते, लेकिन जब दो जहन मिलकर सोचते और समझने लगे तो 3 ही दिन में फैसला हो गया। इन दो जहनों में एक जहन कामरान का और दूसरा समरीन का था। इस रोज रेस्टोरेंट में होने वाली मुलाकात में फरीद खान ने समरीन और कामरान को डायरेक्ट कर दिया था, लिहाजा अगले ही दिन से समरीन और कामरान में टेलीफोनिक राब्ता शुरू हो गया था और इन्हीं 3 दिनों में उन्होंने 2 मरतबा मुख्तलिफ होटल्स के रेस्टोरेंट्स में मुलाकातें भी कर ली थीं और इन मुलाकातों में फरीद खान इनके साथ नहीं था। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि कामरान समरीन के दिलकश सरापे और उसकी बेबाकी पर मर मिटा था, लिहाजा इन्वेस्टमेंट के लिए रजामंदी का मरहला बआसानी और बखैर खूबी तय हो गया। इब्तिदाई मरहले पर कामरान ने कंपनी के अकाउंट में से 50,000 रुपये निकालकर सिर्फ 5 दिन के लिए समरीन के पास इन्वेस्ट कर दिए। इस वक्त ये काम करते हुए उसके जहन में मुत्तइद खदशात भी मौजूद थे, जिनका ताल्लुक इसकी चोरी पकड़े जाने के हवाले से था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस इन्वेस्टमेंट के छठे रोज समरीन ने एक रेस्टोरेंट में 52,500 रुपये उसके सामने रख दिए और कहा, कामरान साहब, इसमें 50,000 रुपये तो आपका असल ज़र है और 2,500 आपका प्रॉफिट 5% के हिसाब से। मुबारक हो मेरे दोस्त, फरीद खान ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा। आज वो भी इनके साथ था। आइंदा के लिए आपका क्या प्रोग्राम है कामरान साहब? समरीन ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी मोहब्बत से पूछा। अब मैं कुछ दिन के बाद इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा, उसके अंदर के इंसान ने कहा। डर रहे हो? फरीद ने उसके अंदर के इंसान का गला घोंटते हुए कहा। लगता है कि तुम समरीन पर पूरी तरह एतमाद नहीं कर रहे। समरीन से होने वाली मुलाकातों में कामरान ने 1-2 मरतबा समरीन का हाथ भी पकड़ा था और समरीन ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि इसके रद्द अमल से कामरान को यूँ महसूस हुआ था कि जैसे समरीन भी उसको पसंद करने लगी है। इस मामले में वो इसकी हौसला अफजाई ही करेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो फरीद की बात के जवाब में जल्दी से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे समरीन जी पर मुकम्मल भरोसा है। मुकम्मल भरोसा है तो फिर कैसी सोच विचार? फरीद उसकी नफ्सियात से खेलते हुए बोला। जब मर्दों वाला खेल शुरू किया है तो मर्द बनो, जो डर गया वो मर गया। वो असल में मैं ये चाह रहा था कि वो सूरत हाल को संभाला देते हुए बोला। मैं अब की बार पूरे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करूं और वो भी पूरे 10 दिन के लिए। वाह भाई वाह! फरीद खान ने तारीफी नज़रों से उसकी तरफ देखा। पैसा आते ही अकल भी आ गई। एनी हाउ, मुझे तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुशी हुई है। पहली इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 5 दिन में से 2,500 का मुनाफा हासिल हुआ था, जो इसकी पूरे महीने की आमदनी से भी कुछ ज़्यादा ही था। और इस मुनाफे के अलावा इसे समरीन के साथ यादगार लम्हात गुजारने का भी मौका मैसर आया था, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। कामरान साहब, अगर आप 10 दिन के लिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? समरीन ने बड़ी अपनाइयत से पूछा। इस छोटे से काम के लिए इतनी ज़्यादा सोच विचार क्यों? वो दरअसल बात यह है कि इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 50,000 ही की रकम मौजूद है, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। मैं चाह रहा था कि कल या 1-2 दिन के बाद मैं बैंक से मज़ीद 50,000 निकलवा कर आपको पूरे 1 लाख दे दूंगा। कामरान साहब, समरीन उसकी आंखों में डूबते हुए बोली, क्या आप मुझे अपना सच्चा दोस्त नहीं समझते? ये सवाल समरीन ने बहुत ही अजीब अदाओं से भरपूर लहजे में करा था और उसकी आवाज़ भी जज्बात की शिद्दत से कँपकँपा रही थी। बिल्कुल समझता हूँ जी, आप मेरी सच्ची खैरख़्वाह और मुखलिस दोस्त हैं। बस तो फिर एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि मैं बहुत ही कम चुनिंदा अफराद को अपना दोस्त बनाती हूँ और ये दोस्ती आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर होती है। वो बदस्तूर आगे झुके झुके गहरी संजीदगी से बोली। आप मेरे हाल ही के दोस्त नहीं हैं, बल्कि मैंने आपके लिए मुस्तकबिल में भी बहुत कुछ सोच रखा है। समरीन ने दानिस्तार जुमला अधूरा छोड़ा तो कामरान मुर्गे बिस्मिल के मानिंद तड़प कर बोला। आपने मेरे मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रखा है समरीन जी? वो मैं आपको बाद में किसी वक्त बताऊंगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। फिलहाल आप ये सुन लें कि मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। आप बाकी के 50,000 रुपये कल या 1-2 दिन के बाद भी मुझे देंगे तो मैं आपका प्रॉफिट आज ही से काउंट करूंगी और आज से ठीक 11वें रोज़ आपको 1,10,000 रुपये मिल जाएंगे। 1 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट के और 10,000 10 दिन का प्रॉफिट। समरीन की इस वजाहत के बाद कामरान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था।
उसने फौरी तौर पर 50,000 रुपये समरीन के हवाले कर दिए और अगले रोज मजीद 50,000 कंपनी के अकाउंट से निकालकर एक रेस्टोरेंट में शाम के वक्त समरीन को दे दिए। करीम बख्श कामरान पर बहुत ज़्यादा एतमाद करता था और एहतियातन उसने चेकबुक पर 2-3 चेक्स पर दस्तखत कर रखे थे ताकि उसकी गैर मौजूदगी में कामरान को रकम की ज़रूरत पेश आ जाए तो फैक्ट्री का काम चलता रहे। इस शाम समरीन बहुत ही वालिहाना अंदाज से मिली थी। इस वाक़ये के ठीक 10 दिन बाद वो दोनों एक मरतबा फिर मिले और समरीन ने 1,10,000 रुपये कामरान के हवाले कर दिए, लेकिन अब की बार उसने मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिए इसरार नहीं किया और कामरान के जहन को अंगारों पर सुलगता छोड़कर रुखसत हो गई। अगले रोज़ कामरान ने खुद उसे फ़ोन किया और कहा कि समरीन जी, मैंने एक फ़ैसला किया है। कैसा फ़ैसला? समरीन ने बड़ी लगावट से पूछा। आप जानती हैं मैं एक ईमानदार और शरीफ इंसान हूँ और सेठ करीम बख्श मुझ पर कितना एतमाद करते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है। कामरान साहब, ये सारी बातें मेरे इल्म में हैं और आपकी इसी शराफत ने मुझे मुतासिर किया है, समरीन ने तायदी अंदाज में कहा। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि आपने कौन सा फ़ैसला किया है। मैंने सोचा है कि आज दिन कंपनी के कैश में से और बाज़ औक़ात अकाउंट्स में से रकम निकालना ठीक नहीं है। वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, क्यों ना मैं एक ही बार कोई बड़ी रकम निकलवा कर इतना प्रॉफिट कमा लूँ कि फिर इसके बाद मैं अपने प्रॉफिट ही को इन्वेस्ट करके आगे बिजनेस करता रहूँ। बहुत अच्छी बात है, समरीन ने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर राजदाराना लहजे में पूछा, क्या कोई 20-30 लाख इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम है? अरे नहीं समरीन जी, वो जल्दी से बोला, इतनी रकम तो कंपनी के अकाउंट्स में भी होती नहीं है। फिर? समरीन ने इस्तफसार किया। मैं 5 लाख तक आसानी से निकाल सकता हूँ, वो बड़े एतमाद से बोला। चलें, ये भी ठीक है, समरीन ने इसे ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा। मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं 5 लाख रुपए 10 दिन के लिए आपके पास इन्वेस्ट करूं तो इस रकम पर 10% मुनाफा 50,000 बनता है, कामरान ने गहरी संजीदगी से कहा। क्या मेरा यह हिसाब दुरुस्त है? कामरान साहब, आप सिग्मा ट्रेडर्स के अकाउंटेंट हैं, वो चहक कर बोली। आपका लगाया हुआ हिसाब गलत कैसे हो सकता है? जब मेरे हाथ में अपने 50,000 आ जाएंगे तो फिर मुझे बार बार कंपनी के अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कामरान ने मुस्तकबिल का लाहे अमल समरीन पर वाज़ेह करते हुए बताया। फिर मैं अपने इन 50,000 रुपयों को मुस्तकिल बुनियादों पर आपके पास इन्वेस्ट कर दूंगा, जिस पर मेरे हिसाब से मुझे माहाना 15,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता रहेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपका हिसाब परफेक्ट है कामरान साहब, वो तौसीफी लहजे में बोली। 50,000 के अमाउंट पर 30 दिन बाद 30% प्रॉफिट इतना ही बनता है। ओके, तो फिर यही डन है, कामरान की मसरूर आवाज़ समरीन की समात तक पहुंची। समरीन ने पूछा कि तो फिर आप 5 लाख रुपए मुझे कब दे रहे हैं? आज शाम में आपकी क्या मसरूफियात हैं? कामरान ने पूछा। आपके लिए तो मैं हर वक्त फ्री हूँ, वो कुर्बान हो जाने वाले अंदाज में बोली। बस, तो फिर आज ही मिलते हैं, कामरान ने फैसलाकुन लहजे में कहा। समरीन ने भी डन कहते हुए टेलीफोनिक गुफ्तगू का सिलसिला मौकूफ़ कर दिया। कामरान इस रोज़ बहुत खुश था, बस उसे 10 दिन के लिए सब्र करके बैठ जाना था। इसके बाद इसकी किस्मत का सितारा चमक उठता, फिर इसे ज़िंदगी में कभी फ्रॉड करने की ज़रूरत पेश न आती। वैसे तो वह कंपनी के अकाउंट्स के साथ जो हेर फेर कर रहा था, इसे वो फ्रॉड नहीं समझता था। बहरहाल वो इस मौके पर जितना भी खुश होता कम था। जिस शख्स की माहाना तनख्वाह 2-2.25 हज़ार हो, अगर उसके लिए 15,000 माहाना आमदनी का दरवाज़ा खुल जाए तो ये उसके लिए शादी मर्ग का मौका होता है। 10 दिन पर लगाकर गुजर गए। 11वें दिन समरीन ने उसे 5.5 लाख रुपए देना थे। 5 लाख इसकी इन्वेस्ट की हुई रकम और 50,000 रुपये मुनाफा। लेकिन ये 11वां दिन फिर उसकी ज़िंदगी में कभी ना आया। जब 11वें रोज़ समरीन ने उससे रब्ता नहीं किया तो वो परेशान हो गया। उसने समरीन के नंबर पर फ़ोन किया तो वो फ़ोन बंद मिला। मुत्तईद बार कोशिश करने के बाद भी जब समरीन का फ़ोन बंद ही पाया गया तो उसने फ़रीद खान से बात की। फ़रीद खान की ज़बानी पता चला कि उसकी भी काफ़ी दिनों से समरीन से मुलाकात नहीं हुई। ये सुनकर कामरान की परेशानी आसमान से बातें करने लगी। फ़रीद साहब, 5 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती, उसने फ़रीद खान से कहा। अगर करीम साहब को अचानक ज़रूरत पेश आ गई तो मैं क्या करूँगा? अरे यार, आपने इतनी बड़ी रकम समरीन को दे दी और मुझे बताया तक नहीं, फ़रीद खान ने खफगी का इजहार करते हुए कहा। आपको तो सब पता ही है कि मैं समरीन के पास रकम इन्वेस्ट कर रहा था, कामरान ने कहा, और यह आप ही का आइडिया था। समरीन से आप ही ने तो मुझे मिलवाया था। मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए समरीन से मिलवाया था,
फरीद खान ने रुखाई से कहा। फिर आप लोगों ने आपस में इतने रवाबित बढ़ा लिए कि मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं दी। फरीद साहब, गिले शिकवे बाद में कर लीजिएगा, वो घबराए हुए लहजे में बोला। फिलहाल मुझे इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई तरकीब बताएं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो, फरीद खान ने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैं समरीन को भी ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। जो भी करना है बस जल्दी करें फरीद साहब, कामरान ने मिन्नत रेज लहजे में कहा। मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। फरीद खान ने उसकी मदद करने का वादा कर लिया। अगले रोज कामरान के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई जब फरीद खान ने उसे बताया कि समरीन के घर पर तो ताला पड़ा हुआ है। आस पड़ोस से पता चला है कि वो लोग यहाँ पर किराएदार थे और चंद रोज कबल वो घर छोड़कर कहीं और चले गए थे। कहाँ गए थे इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अब मैं क्या करूं फरीद साहब, कामरान रुहासा हो गया। सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है, फरीद ने मायनाखेज अंदाज में कहा। अगर मेरे पास इतनी रकम होती तो मैं इस मौके पर तुम्हें उधार दे देता, मगर क्या बताऊं। उसने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर बड़ी फिक्रमंदी से बोला। मेरे भी अच्छे खासे पैसे समरीन के पास लगे हुए थे। अगर करीम साहब को अचानक रकम की ज़रूरत पेश आ गई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। कामरान ने इमदाद तलब नज़र से फरीद खान की तरफ देखा। परेशान न हो यार, मैं हूं ना, फरीद खान ने तसल्लीआमेज अंदाज में कहा। अगर वो तुमसे रकम के बारे में पूछें तो मुझे बताना। आप क्या करेंगे, कामरान ने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। इस मसले का कोई न कोई हल निकालूंगा। और क्या करूंगा, वो मुबहम से अंदाज में बोला। लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। किस बात का वादा, कामरान ने पूछा। अगर कभी अंकल के सामने ये बात खुल गई कि तुमने कंपनी के अकाउंट्स में से 5 लाख रुपए निकालकर इधर उधर कर दिए हैं तो तुम किसी भी सूरत में मेरा नाम इनके सामने नहीं लोगे, फरीद खान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। समझ गए ना। जी समझ गया, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन इस वादे से मेरा मसला तो हल नहीं होगा ना। तुम फिक्र नहीं करो यार, तुम्हारा मसला मैं हल करूंगा, फरीद खान ने बड़े एतमाद के साथ कहा। मैं कोशिश करता हूँ 2-4 दिन में कहीं से 5 लाख अरेंज करके तुम्हें दे दूँ। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी जान में जान आ जाएगी, वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला। और अगर ऐसा ना हो सका तो। जुमला अधूरा छोड़कर उसने सवालिया नज़र से फरीद खान की जानिब देखा। यार, एक तो तुम मनफी अंदाज में सोचना छोड़ दो, फरीद खान ने डांट से मुशाबा लहजे में कहा। मामले के तारीख पहलू पर ही तुम्हारी नज़र क्यों जाती है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने कंधे उचकाए और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। मैं समरीन को भी ट्रेस करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे तो सिर्फ 5 लाख फंसे हुए हैं और मेरे तो क्या आपने इससे भी ज़्यादा रकम समरीन को दे रखी है। फरीद खान के नामुकम्मल जुमले के जवाब में कामरान ने फौरन सवाल कर दिया। फरीद ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया और उसका कंधा थपथपाते हुए बोला। मर्द बनो यार, मर्द। जब ओखरी में सर दे दिया है तो फिर मूसलों से क्या डरना। देखते हैं, अल्लाह मालिक है, कामरान ने बोझल लहजे में कहा। जो नसीब में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। कामरान ने मामला नसीब पर छोड़ दिया था, मगर नसीब ने यावरी नहीं की और अगले ही रोज़ करीम बख्श ने इससे बैंक का हिसाब मांग लिया। उसने कामरान को बताया कि वो एक और फैक्ट्री लगाने का फैसला कर चुका था और बैंक बैलेंस का अंदाज़ा लगाना चाहता था। कामरान, आज छुट्टी से पहले तुम बैंक के तमाम मामलात लेकर मेरे कमरे में आ जाना, सेठ करीम ने इससे कहा। मुझे कल एक पार्टी को काफ़ी हैवी अमाउंट पे करना है। करीम साहब, कितनी हैवी पेमेंट करना है, कामरान ने डरते डरते पूछ लिया। मेरा ख्याल है कि मौजूदा बैंक बैलेंस तो सारा ही जाएगा, करीम बख्श ने बताया। इसके अलावा भी कुछ रकम मिलाना पड़ेगी। ओह, बेसाख्ता कामरान के मुंह से निकला। करीम बख्श ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। नहीं जनाब, वो जल्दी से संभलते हुए बोला। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करीम बख्श ने सरसरी अंदाज में कहा। मैं आज देर तक ऑफिस में बैठूंगा, तुम घर जाने से पहले सारी चेक बुक्स और दीगर ज़रूरी कागजात लेकर मेरे पास आ जाना। ठीक है बॉस, कामरान ने मरियल सी आवाज़ में कहा और करीम बख्श के कमरे से निकल आया। जब वो अपनी सीट पर पहुंचा तो उसका बुरा हाल था। इसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बदन से जान निकल गई हो। अगर करीम बख्श चेक बुक देखता तो चंद रोज़ पहले निकाले गए 5 लाख उसकी निगाह से छुप नहीं सकते थे। वो इस अमाउंट के बारे में ज़रूर सवाल करता और कामरान के पास उसके सवाल का कोई जवाब न होता। इस रोज़ फरीद खान ने भी फैक्ट्री का चक्कर नहीं लगाया था। कामरान की आखिरी आस और उम्मीद फरीद ही था। दोपहर के बाद जब फरीद खान की शक्ल नजर आई
तो कामरान ने सुकून की सांस ली, फिर पहली फुर्सत में इसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। इसकी बात सुनकर फरीद खान एक लम्हे के लिए उलझन का शिकार दिखाई दिया, मगर अगले ही लम्हे उसने तसल्ली भरे लहजे में कहा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी छुट्टी से पहले इस मसले का कोई हल निकल आए। फिर एक लम्हे को रुककर उसने सवाल किया, तुम कितने बजे तक अंकल के कमरे में जाओगे? 6 बजे के बाद ही जाऊंगा, उसने बताया। बस तो फिर ठीक है, फरीद खान ने मुतमईन अंदाज में कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फरीद खान ने बड़े एतमाद के साथ उसे तसल्ली तो दी थी, ताहम उसका अपना दिल मुतमईन नहीं था। वो दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा कि अगर आज वो इस मुसीबत से निकल आया तो फिर ज़िंदगी भर कभी फ्रॉड के बारे में नहीं सोचेगा। 6 बजे से कुछ पहले ही करीम बख्श ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। कामरान तमाम चेक बुक्स और दीगर ज़रूरी कागजात लेकर अपने बॉस के पास पहुंच गया। इनमें वो चेक बुक भी शामिल थी जिसमें से 10-12 दिन पहले 5 लाख का एक चेक कैश कराया गया था। ये वही रकम थी जो कामरान ने समरीन को दी थी। इन लम्हात में कामरान का दिल बल्लियों उछल रहा था, किसी लम्हे कुछ भी हो सकता था। करीम बख्श चंद लम्हों तक मुख्तलिफ कागजात के साथ मसरूफ़ रहा, फिर चेक बुक्स का बगौर जायज़ा लेने लगा। बिलाखिर इसके हाथ इस चेक बुक पर रुक गए जिसमें से एक चेक के जरिए कामरान ने बैंक में से 5 लाख की रकम निकाली थी। ये देखकर कामरान के हाथों और पाँव से जैसे जान ही निकल गई। उसे यकीन हो गया कि करीम बख्श ने इसकी चोरी पकड़ ली है और बस अब इसकी शामत आने ही वाली है। इन कठिन लम्हात में वो खुद को कोस रहा था कि उसने लालच में आकर फरीद खान की बात क्यों मानी थी। इसके खदशात के बरक्स जब करीम बख्श ने मज़कूरा चेक बुक को एक तरफ रखकर बड़े मीठे अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ किया तो कामरान को अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया। कामरान, मेरी मालूमात के मुताबिक तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा एक बेटा भी है। करीम बख्श ने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी, वो थूक निकलते हुए बोला, आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्या तुम्हारा अपनी बीवी के साथ झगड़ा वगैरह चल रहा है? करीम बख्श ने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं, कामरान जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। महरुन्निसा तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। जब तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है तो फिर तुम पराई औरतों के साथ वक्त क्यों गुजार रहे हो? करीम बख्श के लहजे में हल्की सी सर्जिश पोशीदा थी। जनाब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो घबराए हुए लहजे में बोला। आपको ये बात किसने बताई है? इस किस्म के अहम मामलात की तह तक रसाई हासिल करने के लिए मेरे अपने मखसूस ज़राए हैं, करीम बख्श ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ या ना में जवाब दो, तुम अपनी बीवी से बेवफाई के मुर्तकिब हुए हो या नहीं? कामरान ने मुतज़ब्ज़ब नज़र से अपने बॉस की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। करीम बख्श इसकी मुश्किल आसान करते हुए बोला, इस खातून का नाम समरीन है और तुम लोग आजकल छुप छुप कर मुख्तलिफ होटल्स के रेस्टोरेंट में मुलाकातें कर रहे हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कामरान फौरी तौर पर यही समझा कि शायद करीम बख्श ने इसे समरीन के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे देख लिया है और ये समझा है कि वो समरीन से शादी करने वाला है। जनाब, आप ठीक कह रहे हैं, वो इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं कैसा समझ रहा हूँ? करीम बख्श ने कुरेदने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। शायद आप समझ रहे हैं कि मैं समरीन से शादी करने वाला हूँ या उसके साथ मेरे कोई गलत नौयत के ताल्लुकात हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। ये ठीक है कि मैंने समरीन के साथ 2-3 मुलाकातें की हैं, बस वो मुझे अच्छी लगती है, इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है कामरान, करीम बख्श के लहजे में सख्ती उतर आई। महज अच्छा लगने पर कोई इंसान इतना खर्चा नहीं करता, और वो भी किसी दूसरे के अकाउंट से। कामरान को यकीन हो गया कि करीम बख्श को पता चल चुका है कि उसने सिग्मा ट्रेडर्स के अकाउंट में से 5 लाख रुपए निकालकर समरीन को दिए हैं। इसके अंदर मौजूद अच्छे इंसान ने उसे मशवरा दिया कि उसे सच बोलना चाहिए और अपने बॉस को हकीकत से आगाह कर देना चाहिए। इससे पहले कि वो ज़बान खोलता, करीम बख्श की बरहमी भरी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। कामरान, मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया और तुमने मेरे एतमाद का खून कर दिया। मैं शर्मिंदा हूँ बॉस, कामरान ने लजाजत आमेज लहजे में कहा। बस मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, क्राइम है। करीम बख्श ने उस चेक बुक को कामरान की आंखों के सामने लहराते हुए कुसीले लहजे में कहा। संगीन जुर्म। बताओ, तुमने समरीन को 5 लाख किस मद में दिए हैं? जज जी, मैं बताता हूँ, कामरान ने शिकस्त ज़दा
अंदाज में कहा। जो भी कहो 100% सच कहना। करीम बख्श ने धमकी आमेज लहजे में कहा। मैं झूठ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मुझे तुम्हारे बयान में झूठ का शायबा भी महसूस हुआ तो मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कामरान ने अल्लाह का नाम लेकर अपने ज़मीर का सारा बोझ उतार फेंका और अलिफ से ये तक का माजरा करीम बख्श के गोश गुजार कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद करीम बख्श ने पूछा, ये कमबख्त समरीन तुम्हारी ज़िंदगी में आ कैसे गई? जनाब, आपके साले साहब ने मुझे समरीन से मिलवाया था। कामरान ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। फरीद साहब ने मुझे बताया था कि समरीन इनकी दोस्त हैं और स्टॉक एक्सचेंज के काम को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। उन्होंने मुझे उकसाया था कि मैं कंपनी के अकाउंट्स में से रकम निकाल कर समरीन के पास इन्वेस्ट करूं और ढेरों मुनाफा कमाऊं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने थूक निकला और फिर अपने खुश्क हलकों को तर्क करने के बाद बोला, मुझसे गलती हो गई जनाब, मैं फरीद साहब की बातों में आकर बहक गया था। कामरान के इंकिशाफ पर सेठ करीम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। उसने कामरान की आंखों में झांकते हुए एक तीखा सवाल किया, तुम फरीद का नाम लेकर मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं जनाब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो घिघियाया। ये बात फरीद कह ही नहीं सकता। करीम बख्श ने जहरीले लहजे में कहा, वो मेरे एतमाद का बंदा है और इसी ने मुझे ये रिपोर्ट दी थी कि तुम कंपनी के अकाउंट्स में से रकम निकाल कर किसी समरीन नामी औरत पर लुटा रहे हो। ये नहीं हो सकता जनाब, कामरान नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। समरीन के पास तो फरीद साहब के भी 10 लाख रुपए लगे हुए हैं। बकवास नहीं करो, करीम बख्श ने कुसीले लहजे में कहा। फरीद इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद है। मैं अभी इसे यहाँ बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी अलग करता हूँ और तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। इधर करीम बख्श की बात खत्म हुई, उधर लाइट चली गई। लाइट जाते ही कमरे के अंदर गहरी तारीकी छा गई। कामरान ने महसूस किया कि कोई शख्स तेज कदमों से चलते हुए कमरे में दाखिल हुआ था। अगले ही लम्हे उसके कानों में एक गहरी और मध्यम आवाज आई, जैसे किसी फौलादी शय से किसी कतरे नरम चीज पर ज़र्ब लगाई गई हो। उसके फौरन बाद किसी भारी चीज के फर्श पर गिरने की मखसूस आवाज सुनाई दी और वापस जाते हुए कदमों की चाप सुनाई दी। इस सूरत हाल ने कामरान को बौखला कर रख दिया। कौन है? उसने अंधेरे में चारों जानिब निगाह दौड़ाते हुए सरसराती आवाज में इस्तफसार किया। करीम साहब, आप ठीक हैं ना? गहरी तारीकी में कामरान के किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। वो चश्मे ज़दन में घबराकर कमरे से बाहर निकल आया। फैक्ट्री वाला पूरा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन इर्द गिर्द के तमाम एरिए में लाइट्स ऑन थी। इसी लम्हे उसके कान में एक मशीन ऑपरेटर खालिक की आवाज़ आई, कामरान साहब, लगता है कि सिर्फ हमारी लाइट गई है, आसपास तो सब बत्तियां रोशन हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, कामरान ने ताइदी अंदाज में कहा। आओ ज़रा स्विच बोर्ड को देखते हैं, हो सकता है कि हमारे फ्यूज़ वगैरह उड़ गया हो। वो दोनों चलते हुए फैक्ट्री के मेन गेट तक आए, जहाँ एक दीवार पर बिजली के मीटर और स्विच बोर्ड नस्ब थे। इसी लम्हे खालिक ने तेज़ आवाज़ में कहा, कामरान साहब, मेन स्विच तो ऑफ है। ये किसने ऑफ कर दिया? बेसाख्ता कामरान के मुंह से निकला। मुझे कुछ पता नहीं जनाब, वो सादगी से बोला। मैं तो अंदर मशीन पर काम कर रहा था कि लाइट चली गई और मैं जल्दी से बाहर निकल आया और फिर आप मुझे नजर आ गए। बात खत्म करते ही खालिक ने मेन स्विच ऑन कर दिया। अगले ही लम्हे फैक्ट्री की लाइट बहाल हो गई। कामरान दौड़ते हुए कदमों के साथ करीम बख्श के कमरे की जानिब बढ़ा। मशीन ऑपरेटर खालिक भी उसके साथ था। फिर जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, सन्नाटे में आ गए। सेठ करीम अपने ही खून में लथपथ कमरे के फर्श पर अपनी कुर्सी के करीब ही पड़ा हुआ था। उसके नज़दीक ही एक आयनी रॉड पड़ी थी। मज़कूरा रॉड की मोटाई 1 इंच और लंबाई लगभग 1.5 फीट थी। करीम बख्श के सर पर इसी रॉड से ज़र्ब लगाई गई थी। उसका सर फट गया था और वहां से बहने वाला खून कमरे के फर्श पर फैल रहा था। साहब को किसी ने कत्ल कर दिया? खालिक ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। मुझे नहीं मालूम। कामरान इन लम्हात में बेपनाह उलझन का शिकार था। करीम साहब मेरे साथ अच्छा खासे बैठे बात कर रहे थे कि लाइट चली गई। इसके बाद क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। खालिक ने बेयकीनी से शक-आमेज़ अंदाज में कामरान की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। इसी लम्हे फरीद खान भी फैक्ट्री पहुंच गया। जब सूरत हाल का उसे पता चला तो उसने फ़ोन करके फौरन पुलिस को बुला लिया। 15-20 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई और कामरान को सेठ करीम बख्श के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। जैसा कि आप जानते हैं कि इस केस को अदालत में लगे हुए 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका था, मगर अभी तक कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हो सकी थी। अदालत की जानिब से कामरान के लिए जिस सरकारी वकील का बंदोबस्त किया गया था, उसकी कारकर्दगी का अहवाल आपको बताया जा चुका है।
इस्तगासा की जानिब से निस्फ दर्जन गवाहों की फहरिस्त अदालत में पेश की गई थी, जिनमें फरीद खान, खालिक और दीगर अफराद के अलावा आसपास के पड़ोसियों के नाम भी शामिल कर लिए गए थे। पुलिस ने मौके की कार्रवाई करते वक्त इन्हें बुलाकर बयान ले लिया था। मशीन ऑपरेटर और फरीद खान का बयान सरासर मेरे मौक्किल कामरान के खिलाफ जाता था। जहां तक मैं इस केस को समझ पाया था, कामरान को कत्ल करके इस मुकदमे में फंसाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता फरीद खान का हाथ हो सकता था। जिस रोज़ हमारे केस की पेशी थी, मैंने अदालत के कमरे में वकील इस्तगासा को एक खुशपोश शख्स के साथ राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू करते देखा। बाद अज़ां मुझे पता चला कि मकतूल का साला या कोई भी रिश्तेदार फरीद खान था। जज ने अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया। मैंने बेहद एहतराम से कहा, जनाब आली, जैसा कि आपको मालूम है, इस केस में वकील इस्तगासा तब्दील हो चुका है। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही इस केस में हाथ डाला है और केस फाइल का बगौर मुतालिया करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुल्जिम की तरफ से पूरे हक़ाइक़ को अदालत के सामने नहीं लाया गया और मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा है कि इस केस के छुपे हुए पहलुओं को भी सामने लाया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। जज ने एक निगाह केस फाइल पर डाली और फिर मुझसे पूछा, वकील साहब, ये बात आप महज तारीख लेने के लिए कह रहे हैं या आपके पास कोई ठोस दलील भी है? एक नहीं, कई दलीलें हैं मेरे पास जनाब, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अदालत सुन रही है। जज मेरी जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, जनाब आली, पहली बात तो ये कि मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरे मौक्किल पर कंपनी के अकाउंट से जो 5 लाख रकम खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम है, इसके पस मंज़र को तोड़ मरोड़ कर इस्तगासा में पेश किया गया है ताकि मेरा मुवक्किल अपनी सफाई पेश करने से कासिर रहे। दूसरी बात ये कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अदालत की जानिब से मेरे मुवक्किल को इससे पहले जो वकील मुहैया किया गया था, उसके इस्तगासा के एक गवाह के साथ गहरे रवाबित हैं। लिहाजा मज़कूरा वकील ने मुल्जिम की वकालत करने के बजाय उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरी बात यह कि इस्तगासा के गवाहों में बाज़ गैर ज़रूरी अफराद को शामिल किया गया है, जबकि एक नहायत ही अहम गवाह और इस केस में कलीदी अहमियत के हामिल समरीन को न सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया गया है, बल्कि पूरे इस्तगासा में इस पुरस्रार औरत का कहीं जिक्र तक नहीं। अलावा इसी मैं एक मरतबा फिर रुका और एक मुतमईन सांस खारिज की, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, इस्तगासा के बाज़ गवाहों का रवैया गैर मुंतकी और रद्द-ए-अमल गैर फितरी है। मुझे यकीन है कि जब मैं इन पर जिरह करूँगा तो इनके झूठ का पोल खुल जाएगा और मैं ये साबित करने में कामयाब हो जाऊँगा कि मेरे मुवक्किल को कत्ल के इस इल्ज़ाम में और इस केस में फंसाने के लिए एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गहरी साजिश की गई है। जज ने मेरी बात तवज्जो से सुनी और पूछा, साबिक वकील के इस्तगासा के किस गवाह के साथ गहरे रवाबित हैं? जनाब आली, मेरा इशारा इस्तगासा के सबसे अहम गवाह और मकतूल के नाम नेहाद साले फरीद खान की जानिब है। बात के इख्तिताम पर मैंने बाहर की जानिब इशारा भी कर दिया। फरीद खान इस वक्त अदालत से बाहर कॉरिडोर में मौजूद है। मैंने खुद अपनी आंखों से थोड़ी देर पहले फरीद खान और वकील इस्तगासा को राजदारी से बातें करते देखा था। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जज ने वकील इस्तगासा से इस्तफसार किया। जनाब आली, वकील सफाई का बयान महमिल और लाइनी है। मालूम होता है कि मेरे फाजिल दोस्त इस केस को उलझाने का इरादा रखते हैं। मैं केस को उलझाने की नहीं बल्कि सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने वकील इस्तगासा के रिमार्क्स के जवाब में तुर्की ब तुर्की कहा। फिर रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब आली, इस मरहले पर मैं इन मामलात की तफसील बावजूद बयान नहीं करना चाहता जिनकी तरफ थोड़ी देर पहले मैंने इशारा किया है, क्योंकि क़ब्ल वक्त ये इंकिशाफात इस्तगासा के गवाहों के बयानात को मुतासिर कर सकते हैं। आइंदा पेशी पर मैं दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके दिखा दूंगा। फ़िलहाल मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुल्जिम कामरान की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया जाए ताकि वो अपनी फैमिली में जाकर ज़िंदगी गुजार सके। वो इस माशरे का एक मोअज़्ज़िज़ शहरी है। इस केस की वजह से उसकी साख को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। मैं आइंदा पेशी पर मुल्जिम का दोबारा बयान लेने की भी इस्तदा करता हूँ, जब तक मुझे बहुत से हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाने का मौका मिल जाएगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने कामरान की ज़मानत को मुस्तरद करते हुए 15 दिन बाद की तारीख दे दी। कत्ल के मुल्जिम की ज़मानत नामुमकिन की हद तक मुश्किल होती है, लिहाजा मैं अपनी कारकर्दगी से मुतमईन था।
میں عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو مہرالنساء پر میری نگاہ پڑی اور میں چونک اٹھا۔ وہ آج کی کارروائی شروع ہونے تک عدالت نہیں پہنچی تھی، ورنہ وہ بھی عدالت کے کمرے کے اندر موجود ہوتی۔ مہرالنساء کو عدالت سے باہر دیکھنا میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی۔ میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اس خوش پوش شخص کے ساتھ محو گفتگو تھی جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ فرید خان ہے، مقتول کریم بخش کا نام نہاد سالہ، یعنی مقتول بیوی کا کزن۔ میں جب ان دونوں کے پاس پہنچا تو وہ بات چیت کو موقوف کر کے میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میں نے سرسری انداز میں فرید خان کی طرف دیکھا، پھر مہرالنساء سے کہا، آپ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میرے پاس دفتر آ جائیں، آپ سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ میں نے بادیِ نظر میں یہی تاثر دیا تھا کہ فرید خان میرے لیے ایک اجنبی شخص ہے۔ حالانکہ آج عدالت میں جج کے سامنے میں اس کا واضح ذکر کر چکا تھا، لیکن وہ چونکہ اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھا اس لیے وہ میری کارروائی سے آگاہ نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ یقیناً اسے میرے بارے میں بتاتا، لیکن یہ سب بات کی باتیں تھیں۔ مہرالنساء نے میری بات کے جواب میں سر کو اسباتی جنبش دی، پھر بولی، جی ضرور، میں تھوڑی دیر میں حاضر ہوتی ہوں۔ میں آگے بڑھنے لگا تو فرید خان خوش اخلاقی سے بولا، وکیل صاحب، مجھے ابھی کامران کی وائف نے بتایا ہے کہ اب اس کیس میں وکیل صفائی آپ ہوں گے۔ آپ کو بالکل صحیح بتایا گیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کون؟ میرا نام فرید خان ہے۔ وہ مسافر کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں کامران کا خیر خواہ ہوں۔ فرید خان انتہائی مکار اور چال باز شخص تھا۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے مقتول کریم بخش سے رشتہ داری کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ میں نے بھی یہی تاثر دیا، جیسے اس کی عیاری سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے اس سے مصافحہ کرنے کے بعد کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ وکیل صاحب، میں آپ سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکیں تو۔ سوری، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ کسی وقت میرے دفتر تشریف لے آئیں، یہاں بات کرنا مناسب نہیں۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولا۔ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ فرید خان جس رازداری کے ساتھ مہرالنساء سے باتیں کر رہا تھا، اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ مہرالنساء کے ساتھ چپک کر میرے آفس تک چلا آئے گا، اور میں چاہتا بھی یہی تھا، کیونکہ وکیل استغاثہ کی زبانی جب اسے میرے عزائم کی خبر ہوتی تو پھر اس سے کسی دوسرے انداز میں بات ہو سکتی تھی۔ میں نے آفس پہنچ کر اپنی سیکرٹری کو ہدایت کر دی کہ مہرالنساء جس شخص کے ساتھ آئے وہ اسے ویٹنگ روم میں روک کر پہلے صرف مہرالنساء کو میرے پاس بھیجے، بعد ازاں جب میں کہوں تب وہ اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دے۔ سیکرٹری نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں اپنے چیمبر میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے وہاب عثمانی کو فون کیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے انہیں آج کی عدالتی کارروائی کے بارے میں بتایا۔ آپ نے مجھے جس مصیبت زدہ عورت کے لیے وکیل مقرر کیا ہے، ابھی اس کیس کی پہلی پیشی بھگت کر آ رہا ہوں۔ بیگ صاحب، ایک نیک کام کیا ہے آپ نے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اللہ مجھے ضرور اجر دے گا۔ میرے لہجے میں وثوق کی قوت جھلکتی تھی، مگر میں اس اجر میں آپ کو بھی حصہ دار بنانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں بیگ صاحب، ان کی الجھن زدہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے سلیم اقبال کی مدد سے میری فیس اور اس کیس کے اخراجات کا تو مناسب انتظام کر دیا ہے، میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اب مجھے بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کس قسم کی مدد؟ عثمانی صاحب نے پوچھا۔ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے دو کرداروں کو رگڑا دینا بہت ضروری ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان دونوں کرداروں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور میرے اندازے کے مطابق انہی لوگوں کی گہری سازش کے نتیجے میں کامران پر قتل کا الزام آیا ہے۔ ان میں سے ایک کردار منظر پر طلوع ہے اور دوسرا غروب ہو چکا ہے۔ ان کرداروں کے کیا نام ہیں؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عثمانی صاحب نے پوچھا۔ ایک کا نام فرید خان اور دوسری کا نام سمرین ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر نہایت مختصر الفاظ میں انہیں فرید خان اور سمرین کی ہسٹری بتا دی۔ ان میں سے کون طلوع ہے اور کون غروب؟ میری بات مکمل ہونے پر عثمانی صاحب نے سوال کیا۔ فرید خان اس کیس میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت رکھتا ہے، میں نے بتایا، جبکہ سمرین کافی دنوں سے غائب ہے۔ اگر مجھے سمرین کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں تو میں فرید خان کو گھیرے میں لے کر اس کیس کا پانسا پلٹ سکتا ہوں۔ آپ آج رات میں مجھے فون کریں۔
اور مذکورہ کردار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ عثمانی صاحب نے تعاون آمیز لہجے میں کہا، اگر وہ زندہ ہوئی تو میں اسے چند ہی روز میں کھوج نکالوں گا۔ اوکے عثمانی صاحب، تو پھر رات میں تفصیلی بات ہوگی۔ اختتامی کلمات کے بعد ہمارے بیچ جاری اس ٹیلی فونک گفتگو کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ وہاب عثمانی، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، ایک سماجی تنظیم کے روح رواں تھے اور ان کا سوشل سرکل بہت وسیع تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ بہت جلد ثمرین کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامران ایک فراڈ کے نتیجے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا تھا اور اس مالیاتی فراڈ کی اصل ذمہ دار یہی ثمرین تھی۔ اگر وہ ہتھے چڑھ جاتی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ مصروف تھا کہ میری سیکرٹری نے ان دونوں کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے سیکرٹری کو یاد تازہ کرنے کے لیے اشارتاً کہا، 1 by 1۔ اوکے سر، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ 25 منٹ کے بعد مہرالنساء میرے سامنے بیٹھی تھی اور وہ خاصی پریشان دکھائی دیتی تھی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، فرید خان آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ سچ بتاؤں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ اگر ڈاکٹر یا وکیل سے فیضیاب ہونا ہو تو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ فرید خان کا خیال ہے کہ آپ کامران کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بے چارگی سے بولی۔ اور آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ میں سخت پریشان ہوں، وہ بے بسی کے عالم میں بولی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کی بات پر بھروسہ کروں۔ اس نے مجھے دوسرا وکیل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مہرالنساء نے فرید خان کے حوالے سے جو کچھ ابھی مجھے بتایا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ فرید خان اس کیس میں میری اہمیت کے حوالے سے کافی وسیع معلومات رکھتا تھا۔ گویا وکیل استغاثہ نے یا سابق وکیل صفائی نے اسے میرے بارے میں اچھی طرح بریف کر دیا تھا، ورنہ وہ مہرالنساء کو وکیل تبدیل کرنے کا مشورہ نہ دیتا۔ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں؟ میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ کیا آپ اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہیں جس کا نام فرید خان ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ زیادہ نہیں، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ یہ خود کو کامران کا دوست کہتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، یہ کامران کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسی کی تیار کی ہوئی سازش کی وجہ سے آپ کا شوہر اس مصیبت میں پھنسا ہے۔ ٹھہریں، میں آپ کو اس کی اصلیت دکھاتا ہوں، آپ ذرا ادھر جا کر بیٹھیں۔ میں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر مہرالنساء کو ساتھ لیا اور اپنے چیمبر کے برابر والے کمرے میں بٹھا کر دروازہ 90% بھیڑ دیا۔ پھر انٹر کام پر اپنی سیکرٹری سے کہا کہ وہ فرید خان کو اندر بھیج دے۔ میں نے مہرالنساء کو جس کمرے میں بٹھایا تھا، میرے چیمبر میں ہونے والی تمام تر گفتگو وہاں سنی جا سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرید خان میرے سامنے بیٹھا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے متلاشی نگاہیں کمرے میں دوڑائی اور پھر مجھ سے پوچھا، کامران کی بیوی کہاں چلی گئی؟ آپ غالباً مہرالنساء کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم دونوں ایک ساتھ ہی یہاں آئے تھے، میں تو سمجھا تھا کہ وہ آپ کے کمرے میں موجود ہوگی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اچھا، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مہرالنساء نے تو آپ کی آمد کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اینی ہاؤ، وہ 15 منٹ پہلے یہاں سے جا چکی ہیں۔ اوہ، اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا، مگر میں تو ادھر انتظار گاہ ہی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے تو اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی نگاہ چوک گئی ہوگی، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر پوچھا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، وہ رازدارانہ انداز میں بولا، پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی سوالیہ نظر سے اسے تکنے لگا، جیسے وہ کوئی بہت ہی اہم انکشاف کرنے والا ہو۔ جب وہ اپنا تعارف مکمل کر چکا تو میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، فرید صاحب، آپ تو استغاثہ کے گواہ ہیں اور آپ کا بیان کامران کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتا ہے، پھر آپ مہرالنساء کے ساتھ؟ میں نے دانستہ سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ ایک آنکھ دبا کر پراسرار انداز میں بولا، بیگ صاحب، میں یہی بات تو آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، آپ خواہ اپنا قیمتی وقت برباد کریں گے، آپ اس کیس سے الگ ہی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ چند روز قبل یہی بات سابق وکیل صفائی نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس کی تھیوری پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے اسے گھسنے کے ارادے سے پوچھ لیا، فرید صاحب، آپ کی تجویز پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں تو میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا۔
कामरान के बचने का कोई इम्कान नहीं है। आप खामखा मुझे भी इस केस में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जिस खिदमत का जिक्र किया है उसकी वजाहत करें। मैंने बज़ाहिर उसके मंसूबे में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मेरी ऑफर 30,000 की है। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, आप अपनी डिमांड बताएं। लेकिन इस तरह तो मेरा मुवक्किल मारा जाएगा, मैंने तामुल करते हुए कहा। अगर मैंने केस छोड़ दिया तो इस बेचारे को सजाए मौत हो जाएगी। बेग साहब, लोग तो आए दिन फांसी चढ़ते ही रहते हैं, वो सफाकी से बोला। आप कामरान की फिक्र छोड़ें, अपनी डिमांड बताएं। मुझे सोचने की मोहलत दें, मैंने नीम रजामंद होते हुए कहा। मसलन, उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। आपको कितने दिन की मोहलत चाहिए? 3 से 4 दिन की, मैंने जवाब दिया। ठीक है, वो उठकर खड़ा होते हुए बोला। मैं ठीक 4 दिन के बाद आपसे राब्ता करूंगा और मुझे उम्मीद है कि जब तक आप कोई सूदमंद फैसला कर चुके होंगे। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने एक गहरी सांस का इजाफा करते हुए कहा, पैसों की आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आप जितना भी डिमांड करेंगे मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। ओके, मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो रुखसत हुआ और जब मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि वो दफ्तर से निकल चुका है तो मैंने मेहरुनिसा को दोबारा अपने चैम्बर में बुला लिया। वो बेहद परेशान नजर आती थी। उसने बैठते ही मुझसे सवाल किया, अगर अदालतों के अंदर और बाहर इस नौयत की सौदेबाजियां चलती हैं तो फिर गरीब आदमी को इंसाफ कैसे मिलता होगा? वो लम्हे भर को रुकी और फिर मिन्नत रेज लहजे में बोली, मुझे उम्मीद है कि आप फरीद खान की ऑफर को कबूल नहीं करेंगे। अगर मुझे दौलत का लालच होता तो फरीद खान की गुफ्तगू आपको हरगिज नहीं सुनाता, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने तो आपको फरीद खान का असली चेहरा दिखा दिया है। आपको हर लम्हा इस शख्स से मोहतात रहने की जरूरत है। ये बंदा अपनी गर्दन बचाकर कामरान को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। खुदा गारत करे इस किस्म के लोगों को, वो नफरत आमेज लहजे में बोली। मैंने इसे ज़रूरी हिदायत देने के बाद रुखसत कर दिया। 4 रोज़ के बाद फरीद खान ने मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे अपने दफ्तर बुलाने के बजाय टेलीफोन पर ही वाज़े अल्फाज में कह दिया, सॉरी खान साहब, मैं आपकी कोई भी ऑफर कबूल नहीं कर सकता। वो मुझे राज़ी करने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन जब मैंने उसकी एक नहीं सुनी तो झुल्लाकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। आइंदा पेशी से 1 हफ्ते पहले ही वहाब उस्मानी साहब ने समरीन के हवाले से मेरी मतलूबा तमाम मालूमात मुझे फराहम कर दी। अब मैं पूरी तरह मुतमईन था। आइंदा पेशी पर मैंने मुल्जिम कामरान का इजाफी बयान अदालत में दाखिल कर दिया, जिसमें समरीन की मुकम्मल कहानी शामिल थी, जिसके मुताबिक समरीन और फरीद खान ने किस तरह एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे मुवक्किल को इस केस में फंसाया था। इससे पहले फरीद खान के ईमा और ख्वाहिश पर कामरान ने अपने बयान में से समरीन का जिक्र बिल्कुल गोल कर दिया था। फरीद खान के इस इकदाम से भी साजिश की बू आती थी। वकील इस्तगासा ने इजाफी बयान की एक कॉपी जज से ली और उसके सफ़ात उलट पुलट कर देखने लगा। यह बयान कई सफ़ात पर मुश्तमिल था। जज ने वकील इस्तगासा की मुश्किल आसान करते हुए इस बयान का खुलासा पढ़कर सुना दिया और अपनी बात के इख्तिताम पर कहा, वकील साहब, इन अहम हक़ाइक़ को पहले अदालत के सामने पेश क्यों नहीं किया गया? जनाब आली, वकील इस्तगासा ने झुंझुलाहट भरे लहजे में कहा, इन वाक़ियात का ज़ेर समाअत केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे फाजिल दोस्त समरीन नामी किसी लड़की का किरदार तख्लीक करके खामखा अदालती मामलात को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, समरीन कोई फर्जी किरदार नहीं है, मैंने बड़े एतमाद से कहा, बल्कि ये खातून इस केस में कलीदी हैसियत की हामिल है, जिसे इस्तगासा ने मंजर से हटाकर केस का हुलिया बिगाड़ दिया है। जनाब आली, इस अदालत में करीम बख्श मर्डर केस की समाअत हो रही है, वकील इस्तगासा ने उखड़े हुए लहजे में कहा, और इस सिलसिले में मुल्जिम कामरान इस वक्त अदालत में मौजूद है। मुल्जिम ने कंपनी के हिसाबात में 5 लाख रुपए के खुर्द बुर्द को तस्लीम किया है। इसी इशू पर जब मकतूल ने बास पुर्स के लिए मुल्जिम को अपने कमरे में बुलाया तो मुल्जिम ने अपने बॉस का काम तमाम कर दिया। दिस इज़ ऑल स्टोरी योर ऑनर। एक ज़ाती सा सवाल पूछना चाहूँगा मेरे फाजिल दोस्त, मैंने रूए सुखन वकील इस्तगासा की जानिब करते हुए कहा, अगर आपकी तबय नाजुक को नागवार ना गुजरे तो? वो बरहमी से बोला, जी पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? जिस वक्त वक़ुआ की शाम मकतूल और मुल्जिम आपस में बातचीत कर रहे थे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप भी उस कमरे में मौजूद थे? नहीं, वो गड़बड़ाकर बोला, मैं वहाँ क्यों मौजूद होने लगा? मेरा वहाँ क्या काम? आपकी वहाँ मौजूदगी का सबब या आपका वहाँ क्या काम के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन
میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر توقف کیا اور پھر کہا، لیکن آپ کے وثوق کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ آپ جائے وقوع پر مقتول اور ملزم کے ساتھ موجود تھے۔ کون سا وثوق؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ وہی وثوق جس کے بلبوتے پر آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب مقتول نے ملزم سے 5 لاکھ کے خردبرد کے حوالے سے پوچھ گچھ کی تو ملزم نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات اتنے اعتماد کے ساتھ تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اس خطرناک واقعے کا عینی شاہد ہو، آئی مین ٹو سے آئی وٹنس۔ آپ تو الفاظ پکڑ رہے ہیں، وہ جھلاٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اگر الفاظ کی ڈور پکڑ کر ہاتھ اصلی مجرم کی گردن تک رسائی حاصل کر سکتے ہوں تو میرے خیال میں الفاظ کو پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میرے فاضل دوست؟ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ ہاں البتہ استغاثہ کے پاس ایسے گواہان موجود ہیں جن کے بیانات قتل کے محرکات اور قاتل کو بڑی آسانی سے بے نقاب کرتے ہیں۔ اوکے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں یہی سوالات آپ کے پیش کردہ اہم گواہان سے کر لوں گا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کل 6 گواہوں کے ناموں کی فہرست داخل عدالت کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف اہم گواہوں کا ہی ذکر کروں گا، یعنی مشین آپریٹر خالق اور مقتول کا سالہ فرید خان، لیکن اس سے بھی پہلے انکوائری آفیسر سب انسپکٹر وحید اللہ۔ جناب علی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ جج کے اشارے پر انکوائری آفیسر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک مستعد اور چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا۔ وحید اللہ صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا، میں مختصر سی جرح میں آپ کو فارغ کر دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کھڑے کھڑے تھک جائیں۔ میرے معنی خیز آخری جملے کے جواب میں اس نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، وکیل صاحب، آپ کو میری تھکن کا اس قدر احساس کیوں ہے؟ کیونکہ بہت جلد آپ کو اتنی زیادہ دوڑ دھوپ کرنا ہے کہ اگر آپ پہلے ہی سے تھکے ہوئے ہوں گے تو پھر اصل مجرم آپ کی گرفت میں نہیں آئے گا، میں نے لہجے کی معنی خیزی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ بہت جلد آپ کو اصل مجرم کے پیچھے دوڑ لگانا پڑے گی۔ دوڑ دھوپ، اصل مجرم؟ میں کچھ سمجھا نہیں، اس کی آواز حیرت زدہ ہو گئی۔ وقت آنے پر سب سمجھ میں آ جائے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی اطلاع آپ کو مقتول کی بیوی کے کزن اور استغاثہ کے گواہ فرید خان نے فون پر دی تھی؟ جی یہ درست ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ فرید خان کا مقتول سے کیا رشتہ ہے۔ آپ کی اس لا علمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ پھر جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، آپ نے آلۂ قتل وغیرہ کا لیبارٹری ٹیسٹ تو کرایا ہوگا؟ جی بالکل، یہ ٹیسٹ ہوا تھا۔ اس نے سر کو اسواتی جنبش دی اور بتانے لگا، اس آہنی سلاخ کے ایک سرے پر جو خون اور اس خون کے ساتھ چپکے ہوئے جو بال ملے تھے، ان سے یہ ثابت ہوا کہ اسی سلاخ کی مدد سے ایک خطرناک ضرب لگا کر مقتول کریم بخش کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ تو اعلیٰ قتل کی تصدیق ہوئی نا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سلاخ کے دوسرے سرے کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیں نا۔ دوسرا سرا؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ویری سمپل، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، سلاخ کا وہ سرا جو قاتل کے ہاتھ میں تھا جب اس آہنی سلاخ کی مدد سے مقتول کریم بخش کے سر کو نشانہ بنایا گیا۔ ظاہر ہے جب آہنی روڈ کے ایک سرے سے مقتول کے سر پر زوردار ضرب لگائی گئی تو اس روڈ کا دوسرا سرا قاتل کے ہاتھ کی گرفت ہی میں ہوگا نا، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ جی بالکل، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا آپ نے اس دوسرے سرے پر سے قاتل کی انگلیوں کے نشانات اٹھائے تھے اور کیا آپ نے ان نشانات کا ملزم کے فنگر پرنٹ سے موازنہ کیا تھا؟ جی یہ نکتہ میرے ذہن میں تھا، وہ پرے اعتماد لہجے میں بولا، لیکن آلۂ قتل کے دوسرے سرے پر کسی بھی شخص کے فنگر پرنٹس نہیں پائے گئے تھے، لہٰذا ملزم کے فنگر پرنٹ سے اس کے موازنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، لگتا ہے کہ قاتل نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارتے وقت اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے۔ کون قاتل؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ میرا اشارہ ملزم کامران کی طرف ہے، وہ جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا،
मुझे आईयू साहब से और कुछ नहीं पूछना जनाब, मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद मास्किंग टेप बनाने वाली मशीन के ऑपरेटर खालिक को गवाही के लिए पेश किया गया। खालिक ने सच बोलने के लिए हल्फ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। फिर चंद लम्हात के लिए वकील इस्तगासा इससे मुख्तलिफ सवालात पूछता रहा, जिनका लुबे-लुबाब ये था कि वक़्वा के रोज़ इनके सेठ अब्दुल करीम ने कामरान को अपने कमरे में बुलाया और खूब डांट डपट की, जिसके नतीजे में कामरान ने करीम बख्श को कत्ल कर दिया वगैरह वगैरह। अपनी बारी पर मैं गवाहों वाले कटहरे के करीब गया और इस्तगासा के गवाह खालिक की आंखों में देखते हुए अपनी जरह का आगाज़ किया। खालिक साहब, आपको सिग्मा ट्रेडर्स में कितना अरसा हो गया काम करते हुए? 8 साल हो गए हैं, उसने जवाब दिया। यानी आप मुलजिम कामरान से भी ज़्यादा पुराने मुलाजिम हैं? जी बिल्कुल, उसने इस्पात में गर्दन हिलाई। इसका मतलब है कि आप मुलजिम को अच्छी तरह जानते हैं? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। मुलजिम की रोज़ बरोज़ होने वाली तरक्की और मकतूल का इस पर अंधा एतमाद आपसे छुपा नहीं होगा। जी मैं इन सारे मामलात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। लेकिन इस बात का मुझे सख्त अफसोस है कि आखिरकार मुलजिम ने सेठ जी को धोखा दिया। सख्त और नर्म अफसोस की तरफ हम बाद में आएंगे, मैंने कहा। फिर पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि रोज़ाना मुलजिम से आपका कितनी बार सामना हो जाता था? कई बार, उसने जवाब दिया। मैं ठीक तरह से तो नहीं बता सकता, लेकिन 8-10 मरतबा तो सामना हो ही जाता था। क्या वक़्वा के रोज़ भी आपका 8-10 मरतबा मुलजिम से सामना हुआ था? जी यकीनन, वो बड़े वसूख से बोला। कमोबेश 5 मरतबा तो हुआ ही होगा। 5 मरतबा भी चलेगा, मैंने इस अंदाज में कहा जैसे इस बात की कोई अहमियत न हो। फिर पूछा कि वक़्वा के रोज़ जितनी दफ़ा भी आपका मुलजिम से सामना हुआ, क्या आपने उसके हाथों पर दस्ताने देखे? नहीं तो, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वक़्वा के रोज़ क्या? मैंने तो कभी भी मुलजिम को दस्ताने पहने हुए नहीं देखा। द पॉइंट इज़ टू बी नोटेड योर ऑनर, मैंने जज की तरफ देखते हुए मायना खेज लहजे में कहा। फिर दोबारा इस्तगासा के गवाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। खालिक साहब, थोड़ी देर पहले आपने वकील इस्तगासा के सवाल के जवाब में बताया था कि वक़्वा के रोज़ मकतूल करीम बख्श ने मुलजिम को अपने कमरे में बुलाकर खूब अच्छी तरह डांटा था। मुलजिम मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि मकतूल के कमरे के अंदर होने वाली डांट डपट का आपको कैसे पता चला? जनाब, बात दरअसल ये है कि मैं सेठ साहब के कमरे के पास से गुजरा तो कमरे के अंदर से मुझे सेठ साहब की कुसीली आवाज़ सुनाई दी। वो कामरान को बुरी तरह डांट रहे थे और बार बार 5 लाख रुपए के गबन का जिक्र कर रहे थे, और जवाब में कामरान सेठ साहब से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रहा था और गबन का इकरार करते हुए कह रहा था कि इससे गलती हो गई, वो लालच में आ गया था। और सेठ जी ने कामरान को ये धमकी भी दी थी कि वो अभी पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करा देंगे। गुड, वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। आप तो इस खूनी ड्रामे के क्लाइमेक्स सीन के भी गवाह हैं। अब जल्दी से ये भी बता दें कि इसके बाद क्या हुआ था। मुझे कुछ पता नहीं जनाब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। मैं तो घबरा कर अपनी मशीन की तरफ चला गया था और फिर अगले ही लम्हे लाइट चली गई थी, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। जी जी बिल्कुल, उसने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। लाइट जाने के बाद क्या हुआ था? मैं मशीन छोड़कर बाहर निकल आया था क्योंकि लाइट जाने के बाद मशीन खुद ब खुद रुक गई थी। बाहर निकल आया था, इससे तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने उसे आड़े हाथों लिया। यानी फैक्ट्री के मशीन वाले कमरे से निकलकर इस हिस्से में आ गया था जहाँ सामने ही सेठ साहब का कमरा है, उसने बताया। वहाँ पहुँचकर तुमने क्या देखा? मैंने पूछा। मैंने कामरान को घबराए हुए अंदाज में सेठ साहब के कमरे से निकलते देखा, उसने जवाब दिया। उसने मुझसे पूछा, खालिक ये अंधेरा कैसे हो गया? मैंने कहा, लगता है कि हमारी लाइट चली गई है, लेकिन आसपास की फैक्ट्रियों और इमारतों की बत्तियां तो सब ऑन थीं। मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, जिस पर मुलजिम ने तुमसे कहा था कि आओ ज़रा स्विच बोर्ड को देखते हैं। जी बिल्कुल, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। कामरान का ख्याल था कि शायद हमारा फ्यूज़ उड़ गया होगा, लेकिन जब हमने स्विच बोर्ड का जायज़ा लिया तो पता चला कि किसी ने फैक्ट्री का मेन स्विच ऑफ कर दिया था। मैंने मेन स्विच ऑन किया तो फैक्ट्री के अंदर बिजली की रवानी बहाल हो गई। ज़रा सोचकर, बहुत ध्यान से सोचकर बताओ कि जिस वक्त फैक्ट्री की लाइट गई उस वक्त फैक्ट्री में कितने अफराद मौजूद थे? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए निहायती अहम सवाल किया। सर, सिर्फ 3,
उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मैं, कामरान साहब और सेठ साहब, तुम अपनी मशीन पर टेप बनाने में मसरूफ थे और लाइट चली गई। मैंने अपने लहजे में तेजी भरते हुए कहा, लिहाजा ये बात तो तय है कि तुमने मेन स्विच ऑफ नहीं किया था। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मकतूल सेठ करीम बख्श अपने कमरे में बैठा कामरान को डांट डपट कर रहा था। मैंने इस्तगासा के गवाह की आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा, लाइट की बहाली के बाद सेठ करीम बख्श की लाश उस कमरे के फर्श पर पाई गई थी। चुनांचे इस बात का भी कोई इम्कान नहीं कि मेन स्विच मकतूल ने ऑफ किया होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल, सेठ साहब को ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और लाइट जाते ही जब तुम मशीन छोड़कर सामने वाले हिस्से में आए तो तुमने मुलजिम को घबराए हुए अंदाज में मकतूल के कमरे से बाहर निकलते देखा था। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे यही बताया है ना? जी वकील साहब, मैंने जो देखा वही बताया है। तुम्हारे इस चश्मदीद वाक़ये से तो यही साबित होता है कि मेन स्विच को मुलजिम ने भी ऑफ नहीं किया होगा। मैंने अपनी जरा को समेटते हुए कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में बोला। सेठ साहब के कमरे में बैठकर मुलजिम फैक्ट्री के दाखिली गेट के करीब लगे हुए मेन स्विच को ऑफ नहीं कर सकता। फिर मेन स्विच किसने ऑफ किया? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, फिर रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब आली, इस केस की एक एक कड़ी बताती है कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह है। उसने सेठ करीम बख्श को कत्ल नहीं किया। ये ठीक है कि मुलजिम ने कंपनी के हिसाबात में से 5 लाख रुपए का गबन किया था और इस गबन का एक पस मंज़र है जो समरीन और फरीद खान की मिली भगत का नतीजा है, और मैं आइंदा पेशी पर अपने इस दावे को सच्चा भी करके दिखा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा, फ़िलहाल सबसे अहम सवाल ये है कि इस रोज़ यानी कि वक़ुआ के रोज़ सिग्मा ट्रेडर्स का मेन स्विच किसने ऑफ किया था? मुझे यकीन है कि जिस शख्स ने मेन स्विच ऑफ किया वो असली कातिल का आला-ए-कार है। अगर इस केस के तफ्तीशी अफसर दौड़ धूप के लिए अपनी आमादगी जाहिर कर दें और पुलिस इस शख्स तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाए तो फिर कातिल की गर्दन को नापना बहुत आसान होगा। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। आइंदा पेशी से एक रोज़ पहले मैंने वहाब उस्मानी को फ़ोन करके याद दहानी करा दी कि कल का दिन अहम है, मुझे इस्तगासा के गवाह फरीद खान पर कड़ी जरा करना है, लिहाजा वो अपने फ़र्ज़ के हवाले से मुस्तैद रहें। उन्होंने मुझे अपने ताउन का मुकम्मल यकीन दिला दिया। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में फरीद खान खड़ा था। वकील इस्तगासा ने इससे खासी लंबी चौड़ी जिरह की, जिससे ये साबित करना मकसूद था कि इस्तगासा का ये गवाह बेकसूर और बेगुनाह है। मैं बड़े तहम्मुल से ये सब देखता और सुनता रहा, क्योंकि मैंने जिस अंदाज में फरीद खान को रगेदने का फैसला कर रखा था, इसके बारे में इस्तगासा और फरीद खान कुछ नहीं जानते थे। वकील इस्तगासा ने अपने गवाह को फारिग किया तो जज की इजाज़त हासिल करने के बाद मैं फरीद खान वाले कटहरे के करीब चला गया। वो बड़े तंज़िया अंदाज में मुझे देख रहा था। मैंने अपनी जिरह का आगाज़ करते हुए नपे तुले अंदाज में कहा, फरीद साहब, क्या ये दुरुस्त है कि इस वाक़ये से पहले आपकी मुलजिम से अच्छी खासी दोस्ती थी? आप इसे दोस्ती का नाम नहीं दे सकते, वो बड़ी रौनक से बोला। मालिक और मुलाजिम के बीच दोस्ती की कोई तुक नहीं बनती। हाँ, अलबत्ता मैं इसकी मेहनत, ईमानदारी और खिदमत की वजह से इसको एहतराम की निगाह से देखता था, लेकिन इसे इज्जत रास नहीं आई और लाखों का गबन करके इसने अपनी औकात दिखा दी। बात ख़त्म करके उसने नफरत आमेज नज़र से एक्यूज बॉक्स में खड़े मेरे मुलजिम की तरफ देखा। क्या ये सच है कि मकतूल करीम बख्श आप पर बहुत एतमाद करते थे? मैंने इसके इर्द गिर्द एक नादीदा जाल फैलाते हुए कहा, और आप ही ने मकतूल को रिपोर्ट दी थी कि मुलजिम कंपनी के अकाउंट्स में से रकम निकाल कर समरीन नामी किसी औरत पर लुटा रहा है। आपकी आधी बात दुरुस्त है वकील साहब, वो बड़ी चालाकी से बोला। यानी ये कि अंकल मुझ पर अंधा एतमाद करते थे, लेकिन मैंने इन्हें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी कि मुलजिम किसी समरीन नामी औरत पर दौलत लुटा रहा है। फिर आपने अपने अंकल को क्या रिपोर्ट दी थी? मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। वो बात दरअसल ये है जनाब के, वो वजाहत करते हुए बोला, अंकल को शक हो गया था कि मुलजिम कंपनी के अकाउंट्स के साथ कोई गड़बड़ कर रहा है। उन्होंने मेरे ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई कि मैं पिछले 3 माह के हिसाबात और बैंक के मामलात को चेक कर दूँ। मुलजिम जब छुट्टी करके घर चला जाता तो मैं तमाम रजिस्टर्स और चेक बुक्स लेकर बैठ जाता। जल्दी मुझे पता चल गया कि मुलजिम ने कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रखी थी।
छोटी मोटी रकमें निकालने और वापस डालने के बाद सबसे आखिर में उसने 5 लाख उड़ा लिए थे। मैंने ये रिपोर्ट अंकल को पेश कर दी। क्या मुलजिम घर जाते वक्त तमाम रजिस्टर्स और चेक बुक्स यूं ही अपनी मेज पर खुले छोड़ जाता था? क्या आप उसके जाने के बाद ये चीज़ें लेकर बैठ जाते थे? ऐसी कोई बात नहीं, वो तमस्खुराना अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला। मुलजिम की तमाम दराजों की डुप्लीकेट चाबियां अंकल के पास थीं, जो इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे मुहैया कर दी थीं। लेकिन मुलजिम का बयान तो यह है कि मकतूल ने खुद इसे बताया था कि आपने मुलजिम और समरीन की मुलाकातों वाली कहानी मकतूल तक पहुंचाई थी। आपका मौक्किल गलत बयानी से काम ले रहा है, वो रूखे लहजे में बोला। सच वही है जो मैंने आपको बताया है, यानी आपने मकतूल को ये रिपोर्ट नहीं दी थी कि मुलजिम किसी समरीन नामी औरत पर कंपनी की दौलत लुटा रहा है? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा। कतन नहीं, वो अटल लहजे में बोला। मैं समरीन नामी किसी औरत को नहीं जानता। उसकी ढिठाई औजे कमाल पर थी। मैंने गैर महसूस अंदाज में अपने जाल को समेटते हुए कहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी नज़र में मुलजिम ने समरीन और आपके हवाले से स्टॉक एक्सचेंज और हैरत अंगेज प्रॉफिट वाली जो कहानी सुनाई है, वो भी दरो कोई से ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं, क्योंकि जब आप किसी समरीन को जानते ही नहीं तो समरीन को अपनी एक दोस्त की हैसियत से मुलजिम से मिलवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी यही हकीकत है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। आपका मौक्किल झूठ पर झूठ बोलकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप इस बात से भी इनकारी हैं कि जिस वक्त एक बंद कमरे में मकतूल और मुलजिम के बीच गर्मा गर्मी हो रही थी, इस वक्त आप फैक्ट्री में मौजूद थे? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। और जब मुलजिम ने मकतूल को बता दिया कि वो आपकी बातों में आकर कंपनी से फ्रॉड करने पर मजबूर हुआ था, तो मकतूल ने तेज के आलम में मुलजिम से कहा था, बकवास नहीं करो, फरीद इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद है। मैं अभी इसे यहाँ बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा। लगता है कि आपके मुवक्किल ने गलत बयानी में PhD कर रखा है, वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। इस रोज जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो अंकल की मौत वाक़ई हो चुकी थी। मैंने ही फ़ोन करके पुलिस को इस अंदोनाक वाक़े की इत्तला दी थी। मशीन ऑपरेटर इस बात की गवाही दे सकता है। ओके, एक लम्हे के लिए फ़र्ज कर लेते हैं कि मेरा मुवक्किल 100% झूठा और आप 100% सच्चे हैं। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब ज़रा आप मेरे एक सीधे साधे सवाल का सीधा साधा जवाब दे दें। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। फरीद साहब, आपने मेरे ऑफिस में बैठकर मुझे कितने अमाउंट की ऑफ़र की थी? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैंने आपको ऑफ़र की थी? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला। आपका दिमाग तो ठीक है? मैं भला आपको क्यों ऑफ़र करने लगा और किस सिलसिले में ऑफ़र करने लगा? आपकी ऑफ़र का अमाउंट 30,000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त था और आपने फरमाया था कि मैं अपनी डिमांड बताऊं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में डूबते हुए कहा। और इस ऑफ़र का सिलसिला ये था कि मैं इस केस से अलग हो जाऊं ताकि मुलजिम बड़ी आसानी से फांसी लग जाए और आपकी गर्दन महफूज रहे। आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बेग साहब, लोग तो आए दिन फांसी चढ़ते ही रहते हैं। आप कामरान की फिक्र छोड़ें, अपनी डिमांड बताएं। आप बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो एकदम आपे से बाहर हो गया। मैं ज़िंदगी में कभी आपके ऑफिस नहीं गया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। इसकी इस बकवास और बरहमी के जवाब में उसूलन तो मुझे भी चिरागपा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहायती मुतहम्मिल लहजे में कहा, मेरे फाजिल दोस्त के मोअज़्ज़िज़ गवाह, ना तो मेरे दिमाग ख़राब हुआ है और ना ही मेरा टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या मतलब है आपका? टेप रिकॉर्डर का मतलब एक ऐसी रिकॉर्डिंग मशीन होता है जिसकी मदद से कैसेट के टेप पर आवाज़ और रिकॉर्ड की जाती है, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। फिर अपने कोट की साइड पॉकेट में से एक कैसेट निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, इस कैसेट के अंदर आपकी इस दिन की तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड है जब आपने मुझे 30,000 की ऑफ़र की थी। ये तो धोखा है, वो पाँव पटकते हुए गुस्सीले लहजे में बोला। मैंने आप पर एतमाद करके वो बातें की और आपने इतनी गिरी हुई हरकत की है। बात के इख्तिताम पर वो परेशान नज़र से मुझे तकने लगा। चेहरे के तासुरात बताते थे कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गुस्से की कैफियत में वो इस हकीकत का एतराफ़ कर बैठा था कि इस रोज़ उसने मुझे एक भारी रकम की पेशकश करके इस केस से अलग हो जाने की बात की थी। मेरी हरकत गिरी हुई है या उठी हुई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अहम बात तो ये है कि मोअज़्ज़िज़ अदालत ने आपकी ज़बान से सच सुन लिया है। इस सच को उगलवाने के लिए मुझे ये ड्रामा रचाना पड़ा। ड्रामा? उसकी उलझन बेचारगी में बदल गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं?
یہ کیسٹ بلینک ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی ریکارڈنگ موجود نہیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ آپ کی گفتگو اور نہ ہی کسی اور کی۔ میں عموماً اس نوعیت کی غیر اخلاقی حرکتوں سے اجتناب برتتا ہوں، لیکن جب آپ جیسا کسی ڈھیٹ اور اڑیل ٹٹو سے واسطہ پڑ جائے تو پھر اس قسم کے چھوٹے موٹے ڈرامے کرنا ہی پڑتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکل رہا ہو تو مجبوراً انگلی کو ٹیڑھا۔ بیگ کے بچے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، پھر وٹنس باکس میں سے باہر نکل کر میری جانب بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ جج کے اشارے پر متعلقہ عدالتی عملے نے اسے قابو کر لیا۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے باشگاف الفاظ میں کہا، یور آنر، اس تقاضا کے گواہ فرید خان نے معزز عدالت کے روبرو مجھے قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اگر کل کنا مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہی شخص ہوگا۔ جج نے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کیا، پھر نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس تقاضا کے گواہ فرید خان نے میرے کئی سوالات کے جواب میں سمرین کے حوالے سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے بلکہ اسے ایک افسانوی کردار سے تعبیر کیا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سمرین ایک حقیقی کردار ہے جس کا اصلی نام جویریہ ہے اور جو اس وقت ناظم آباد کے علاقے میں ایک فلیٹ میں سمینا کے نام سے رہائش پذیر ہے اور فرید خان کا اس عورت سے گہرا میل ملاپ ہے۔ جج کی دلچسپی ساتویں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں مجھ سے سوال کیا، آپ یہ باتیں اتنے وثوق کے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں؟ اپنے دعوے کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بہت ٹھوس ثبوت ہے جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سمرین نامی اس عورت کا مکمل پتہ اور فون نمبر معزز عدالت کو مہیا کر رہا ہوں۔ عدالت متعلقہ عدالتی عملے سے میرے دعوے کی تصدیق کرا سکتی ہے۔ جج نے اثباتی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے ایک کاغذ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس کاغذ پر وہ تمام اہم معلومات درج ہیں جن کا سمرین کے حوالے سے ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ سمرین تک رسائی حاصل کرنے تک فرید خان کو زیر حراست رکھا جائے، ورنہ یہ فتنہ پرور شخص سارے کھیل کو بگاڑ دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر سمرین اور فرید خان کو شامل تفتیش کیا جائے تو پولیس ایک ہی رات میں اصل قاتل تک پہنچ جائے گی۔ دیٹس آل یور آنر۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر فرید خان نے عدالت کے کمرے کے دروازے کی طرف دوڑ لگانے کی کوشش کی، تاہم متعلقہ عدالتی عملے نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ باقاعدہ گرفتار کیا جا چکا تھا۔ صورتحال روز روشن کی مانند عیاں ہو چکی تھی۔ وہاب عثمانی کی مجھے فراہم کردہ اور بعد ازاں میری معلومات کی مہیا کردہ معلومات کی روشنی میں اسی روز شام سے پہلے سمرین کو ناظم آباد کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا۔ فرید خان پہلے ہی پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کامران کو باعزت بری کر دیا کیونکہ فرید خان نے کریم بخش کے قتل کا اقرار کر لیا تھا۔ اس خطرناک منصوبے میں مشین آپریٹر خالق نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ خالق نے ہی مین سوئچ آف کر کے فرید خان کی راہ ہموار کی تھی، جو پہلے ہی کریم بخش کے کمرے میں ایک خفیہ گوشے میں چھپا ہوا تھا۔ فرید خان نے بعد ازاں اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ اس نے کریم بخش کو ٹھکانے لگانے میں اس لیے جلدی کر دی کہ اگر وقوعہ کے روز وہ اس کی جان نہ لیتا تو اگلے دن اس کا لاکھوں کا ہیر پھیر مقتول کے علم میں آنے والا تھا۔ مجرم چاہے کتنا بھی ذہین اور چال باز کیوں نہ ہو، وہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے کہ پلک جھپکتے میں وہ قانون کی آہنی گرفت میں آ جاتا ہے۔